नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुशील भारती एकेडमी क्लासेस 3.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन। इस बुक को हम लोग पार्ट बाय पार्ट में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे। दोस्तों, अगर मेरी कहना आप लोग मानते हैं तो कहेंगे कि आपको कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले इस बुक को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत। इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है बोगाजकोई अभिलेख, एशिया माइनर में है। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है बोगाजकोई अभिलेख, एशिया माइनर में है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधु वासियों ने। कपास की खेती प्रारंभ की सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में तथा सूतका गंडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सूतका गंडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है क्रमशः मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है क्रमशः मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर।
मंडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। मंडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक। हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धौलावीर स्थित है गुजरात कच्छ जिला में। धौलावीरा स्थित है गुजरात कच्छ जिला में। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल की साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से। चावल की साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। चलिए दोस्तों अगला क्लोन देख लेते हैं सेकंड क्लोन। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए लोथल या कालीबंगा से। अग्निकुंड प्राप्त हुए लोथल या कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। खोज 1922 से प्राप्त अनागार। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि।
मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक है का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को कहा जाता है अमाजु। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता है अमाजु। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान। आर्यों का मूल निवासी स्थल मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवासी स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन या कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी संस्कृत सोमरस। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी संस्कृत सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु देवता थे घोड़ा इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र थे। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या क्रमशः 4-6। वेदों व वेदांगों की संख्या 4 एवं 6। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सूक्त 1028। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सूक्त 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्री। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्री। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1 या 3 बार। ऋग्वेद में गंगा या यमुना का उल्लेख 1 या 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 10 युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 युद्ध लड़ा गया परुष्णी रावी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच। 10 युद्ध लड़ा गया परुष्णी रावी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है खिल। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य न मारे जाने योग्य माना गया? गाय को।
वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या न मारे जाने योग्य माना गया? गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। चलिए दोस्तों थर्ड कॉलम देख लेते हैं। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए उद्गाता या अधर्यु। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए उद्गाता या अधर्वायु। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। पुराणों कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम कपिल। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम कपिल। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि जैमिनी। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 प्रमाणिक 13। उपनिषदों की संख्या 108 प्रमाणिक 13। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि।
रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य भारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमान नाम से किया गया था बदायूनी ने 16वीं सदी में। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया था बदायूनी ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साँड़। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साँड़। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर थी मल गणराज्य की राजधानी। कुशीनगर थी मल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता सुधोधन शाक्य कुल। बुद्ध के पिता सुशोधन शाक्य कुल। बुद्ध की माता महामाया देवी कोलीय वंश। बुद्ध की माता महामाया देवी कोलीय वंश। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी कथक चना। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी कथक चना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्कर्म। बुद्ध की गृह त्याग की घटना महाभिनिष्कर्मण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित हैं समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था दूसरा उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था और दूसरा उज्जैन को। आर्यभट्ट कालिदास धन्वंतरी वराहमिहिर सुश्रुत क्षणपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आर्यभट्ट कालिदास धन्वंतरी वराहमिहिर सुश्रुत क्षणपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में।
वराहमिहिर और आर्यभट्ट थे खगोलविद खगोलविद और गणितज्ञ। वराहमिहिर और आर्यभट्ट थे खगोलविद और गणितज्ञ। दशमलव प्राणी का विकास आर्यभट्ट ने। दशमलव प्राणी का विकास आर्यभट्ट ने। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत। शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महारौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी गौरी का सेनापति ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी गौरी का सेनापति ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। हुनों का पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति और वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति और वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कनौज। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कनौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था हर्षवर्धन।
के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की। हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसोंग को। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसोंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कंदाबरी के रचयिता बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कंदाबरी के रचयिता बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भूराजस्व दर था 1/6। हर्षवर्धन के काल में भूराजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी और सभा। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी और सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई। द्वितीय संगम हुआ कपाटदमपुरम अलवाय में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। तीनों संगम का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नगर शैली का निर्माण करवाया था अनंतवर्मन चोडगंग ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नाग शैली का निर्माण करवाया था अनंतवर्मन चोडगांव। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनाया नरसिंह देववर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया नरसिंह देववर्मन ने प्रथम ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु।
पल्लवों की राजधानी थी कांची तमिलनाडु में। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोड़ा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोड़ा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी कत्यायनी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी कत्यायनी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य संस्थापक जयसिंह। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह। वातापी और बादामी के चालुक्य राजधानी वातापी का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। वातापी और बादामी के चालुक्य राजधानी वातापी का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रविकीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रविकीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी और बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। वातापी और बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट की राजधानी थी मन्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मन्यखेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में सर्वाधिक हिंदू गुफाएं। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में सर्वाधिक हिंदू गुफाएं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मान्यखेट।
कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य 6 के दरबार में। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य 6 के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। विजयालय की राजधानी तंजौर और तंजावुर। विजयालय की राजधानी तंजौर और तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया राजराज प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्ति की राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम ने। चोल शासक में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार। चोल काल में शिव के उपासक नयनार। नटराज की का से मूर्ति है चोल काल। नटराज की का से मूर्ति है चोल काल। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ चोल वंश के शासन में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक था संग्रामराज। लोहार वंश का संस्थापक था संग्रामराज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कलहण। हर्ष का दरबारी कवि था कलहण। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहण रचित राजतरंगिणी से। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहण रचित राजतरंगिणी से।
गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं सदी में। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। 1194 ईस्वी के चंदवार के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। 1194 ईस्वी के चंदवार के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय, अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान और राय पिथौरा। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय, अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान और राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंदवर दाई। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंदवर दाई। पृथ्वीराज रासो रचना है चंदर दाई का। पृथ्वीराज रासो रचना है चंदर दाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक 831 ईस्वी। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक 831 ईस्वी। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनवाया खजुराहो। धंग ने अपनी राजधानी बनवाया खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलो और धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलो और धंग ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे। परमल द्विदेव के दरबार में। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे परमादिदेव के दरबार में। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिलवाड़। सोलंकी वंश की राजधानी थी अहिलवाड़। सोलंकी वंश
के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जय सिंह सिद्धराज, भीम द्वितीय। सोलंकी वंश के प्रथम शासक हुए भीम प्रथम, जय सिंह सिद्धराज, भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राजा कुंभा, राजा संग्राम सिंह। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राजा कुंभा ने 1448 ईस्वी में।